तो हमारे देश में 5G का लॉन्चिंग हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाया है। अब बहुत ही जल्द आपके और हमारे मोबाइल में 5G का कनेक्टिविटी पहुंचने वाला है। हम लोग यहां समझने वाले हैं कि 5G कनेक्टिविटी से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है, सरकारों के द्वारा अभी तक क्या किया गया है, चुनौतियाँ क्या क्या होने वाला है 5G के सामने और आगे की राह क्या हो सकता है। तो चलिए पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं बीपीएससी मेंस का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो चलिए उनका स्वागत है आज के मेरे वीडियो में। 5G टेक्नोलॉजी आने से होगा क्या, क्योंकि अभी तक 4G का ही कनेक्टिविटी रहा है। वो कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगा, डेटा ट्रांसफ़र फास्ट हो जाएगा, डाउनलोडिंग का स्पीड फास्ट हो जाएगा। तो क्या बस इतना ही? नहीं, इतना ही नहीं, इसके बहुत सारे आयाम हैं, इसके बहुत सारे मल्टीपल एंगल्स हैं। इकॉनमी ग्रो करेगा क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रहा है और कनेक्टिविटी जितना स्ट्रॉन्ग होगा हर चीज़ उतना ही फास्ट हो जाएगा। अब जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने जो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, 6000 किलोमीटर दूर एक कार है, उसको भारत में बैठकर उन्होंने चलाया। तो आप समझ सकते हैं कनेक्टिविटी कितना स्ट्रॉन्ग होता है 5G का। तो यानी कि इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आने वाला है। एक एग्जाम्पल समझिए, कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। फुहारा मेथड से भी सिंचाई हो रहा है, ड्रोन के माध्यम से सिंचाई हो रहा है। अब ड्रोन को चलाने के लिए जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी चाहिए, और कनेक्टिविटी जितना बेहतर होगा ड्रोन उतना ही अच्छा से काम करेगा, और 5G से ये संभव हो पाएगा। तो ये फ़ायदा है 5G का, हर क्षेत्र में 5G का फ़ायदा होने वाला है। मान लिया एक एग्जाम्पल, लक्षद्वीप में कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को टेली मेडिसिन यानी कि आप मोटे तौर पर समझिए वीडियो कॉल के माध्यम से एक डॉक्टर से बात करना है दिल्ली एम्स के, तो हो सकता है कि 4G पे कनेक्टिविटी कमज़ोर हो, सही से बात ना हो सके, सिग्नल में डिस्टरबेंस हो, लेकिन 5G से ऐसा नहीं होगा। तो ये फ़ायदा है 5G का। तो बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है 5G का। देखिए होता क्या है, सिंपली एक एग्जांपल समझिए, शाम के समय में जो डाउनलोडिंग स्पीड है या इंटरनेट का जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि जो डेटा प्रवाह है, जो टावर के से फ्रीक्वेंसी निकलता है, वो फ्रीक्वेंसी मोटे तौर पे कहा जाए तो डेटा का प्रवाह कम होता है। लेकिन अब डेटा का प्रवाह बढ़ जाएगा तो डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह भी काफ़ी फास्ट होने वाला है। भारत में 5G टेक्नोलॉजी 3 स्पेक्ट्रम बैंड पे काम करेगा। कितना? 3 स्पेक्ट्रम बैंड पे। दोस्तों पिछला वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आप छोटी छोटी बातों को समझना चाहते हैं, जैसे कि बैंड क्या है, बैंड विड्थ क्या है, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे क्या रोल वगैरह होता है, तो उसको अगर आप एक बार देख लें तो जो बेसिक बात है वो आपको क्लियर हो जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम में 3 प्रकार के बैंड होने वाले हैं, निम्न, मध्यम और उच्च। जो उच्च बैंड होने का मतलब है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, निम्न बैंड होने का मतलब है वो निम्न फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका महत्व। आखिरकार 5G को लॉन्च किया गया है तो जाहिर सी बात है इसका इंपॉर्टेंस तो होगा ही, तभी तो इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका क्या महत्व है ज़रा उसको देखते हैं। आने वाले कुछ समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को $450 बिलियन का लाभ मिलने वाला है। कितना? $450 बिलियन का लाभ मिलने वाला है भारतीय इकोनॉमी को इससे। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में बताया, ड्रोन का एग्जाम्पल बताया, इसके अलावा टेली मेडिसिन का मैंने एग्जाम्पल बताया। हर क्षेत्र में, अब जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, यानी कि जहां कार का निर्माण होता है, रोबोट के द्वारा सब कुछ सिस्टम वहां ऑपरेट होता है, वो सिस्टम फास्ट हो जाएगा, यानी कम समय में अब ज़्यादा गाड़ियाँ बन पाएंगी। अब चूँकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उनकी संख्या को बढ़ाना है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का निर्माण हो पाएगा कम समय में, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो बहुत सारा फ़ायदा है। डेटा का स्पीड बढ़ जाएगा, 10 Gbps 10 गीगाबाइट पर सेकंड। एक्चुअली में इतना तो नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर इसका 30-35% भी हो जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं 5G के वजह से। हालांकि बहुत सारी नौकरियां जाएंगी भी, लेकिन बहुत सारी नई नौकरियां भी आएंगी, नए तरह के जॉब्स आएंगे कृषि क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक कहने का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन प्लस भंडारण। तो बहुत तरह का नया नया जॉब आने वाला है 5G की वजह से। इंटरनेट ऑफ थिंग का प्रयोग बढ़ने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होगा? किसी भी थिंग को, किसी भी वस्तु को इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए, उसी को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग। इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने वाला है आने वाले समय में। इंटरनेट ऑफ थिंग को जरा आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। मान लिया कि घर के दरवाज़ा को आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है, कोई दरवाज़ा खोलता है तो उससे संबंधित सारा का सारा डाटा आपके कंप्यूटर में जाता है। वहाँ पर कुछ वैसा सिस्टम लगा हुआ रहेगा, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोटे तौर पे आप समझे रोबोटिक्स, इसके अलावा
सेंसर है, तो सेंसर सब कुछ सेंस कर रहा है कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसी हिसाब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपना डिसीजन भी लेगा कि दरवाज़ा बंद करना है या खोलना है। आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसा ही। तो यह है इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इस तकनीक को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भाई कोई भी डिजिटल काम होगा उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए, और कनेक्टिविटी जितना फास्ट होगा, जितना बेहतर होगा, चीज़ें उतनी ही बढ़िया तरीके से काम करेंगी। और क्या क्या महत्व है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब को बढ़ावा दिया जाने वाला है। चौथी औद्योगिक क्रांति का एक मजबूत आधार तैयार होने वाला है हमारे देश में। चौथी औद्योगिक क्रांति यानी कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इंडस्ट्री के क्षेत्र में, तो वो बढ़ने वाला है। बहुत सारे तकनीकों पे हमारी विदेशी निर्भरता भी घटने वाली है। बहुत सारे मैटर में, बहुत सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर भी बनने वाले हैं। ये फ़ायदा है 5G टेक्नोलॉजी से। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत में 5G को स्थापित करने में सरकारों के द्वारा क्या प्रयास किया गया है, सरकारी प्रयास क्या है। तो देखिए 2017 में 5G प्रौद्योगिकी यानी 5G टेक्नोलॉजी के लिए उच्च स्तरीय मंच स्थापित हुआ था। 5G अभी आ रहा है, जाहिर सी बात है इसका तैयारी पहले से हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो 2017 में क्या है, तो 2017 में 5G प्रौद्योगिकी के लिए, 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक उच्च स्तरीय मंच स्थापित किया गया था। आप लोग इसको रट सकते हैं, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा 5G इंडिया फोरम का गठन किया गया था। 5G इंडिया फोरम का गठन किसके द्वारा किया गया था, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सेलुलर ऑपरेटर्स यानी जो रिलायंस जियो हो गया, भारती एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इन लोगों का एसोसिएशन होता है जिसको कहा जाता है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा और क्या सरकारी पहल है, इसके द्वारा एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। 2018 में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, क्या 2018 का राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के द्वारा 5G के उद्देश्यों को तय किया गया। यानी 2018 में एक पॉलिसी बनाया गया, राष्ट्रीय संचार पॉलिसी, राष्ट्रीय संचार नीति, उसके माध्यम से तय किया गया कि भारत में जो 5G आने वाला है उसका क्या क्या उद्देश्य रहने वाला है। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं चुनौतियों के बारे में। 5G का स्टार्टिंग हो चुका है, हालांकि बड़ा सीमित स्तर पे इसका शुरुआत हुआ है और आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका विस्तार होने वाला है। तो ऐसे में चुनौतियों को जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए मात्र हमारे देश में 30% टावर ही ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, और 5G को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कनेक्टिविटी यानी टावर का ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छा से विस्तार से समझना चाहते हैं तो 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के एक बेसिक वीडियो मैंने बनाया है जस्ट पहले, इस वीडियो के जस्ट पहले, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर से देख लें। दोस्तों अगला चुनौती ये है कि 5G से जुड़ा हुआ हार्डवेयर बाहर से आने वाला है, यानी विदेशों से आने वाला है 5G का हार्डवेयर। 5G का हार्डवेयर कहने का मतलब टावर में लगने वाला लोहा नहीं, वो तो बाहर से थोड़ी आएगा। अब देखते नहीं है टावर में बहुत सारा मशीन लगा हुआ रहता है, तो वो सारा बाहर से आने वाला है, यानी 5G का हार्डवेयर बाहर से आने वाला है। तो डाटा लीकेज का भी संभावना हो सकता है, बहुत सारे विशेषज्ञों को ये भी डर है। तो भारत को इसमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, यानी कि 5G के हार्डवेयर को भारत में बनाने का पहल स्टार्ट कर देना होगा। अगला जो चुनौती है, 5G स्पेक्ट्रम में बैंड निर्धारण किया गया है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बैंड पे अलग अलग स्पेक्ट्रम का फ्रीक्वेंसी टावर्स से निकलने वाला है। तो इससे क्या होगा, अलग अलग क्षेत्रों में जो गति होगा, जो कवरेज होगा वो अलग अलग होगा। तो आगे हम ये देखते हैं कि 5G स्पेक्ट्रम में बैंड निर्धारण में विभिन्नता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में मोबाइल टावर्स के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो अलग अलग होगा। चुनौतियों को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। जो नीलामी हुआ है उस नीलामी के माध्यम से भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर स्पेक्ट्रम का कीमत कंपनियाँ बहुत ज़्यादा चुकाती हैं। विदेशों में इतना ज़्यादा रेट किसी सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। अब आप कहिएगा इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा चूंकि कोई कंपनी स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए सरकार को ज़्यादा पैसा दे रही है, तो फाइनली वो पैसा कस्टमर से ही वो कंपनी वसूलेगा। दोस्तों अब इस वीडियो के अंत में हम लोग ये देखते हैं कि आगे की राह, आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी यही है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो कनेक्टिविटी है, चूँकि हमारे देश में मात्र 30% टावर ही ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, इसको बढ़ाना होगा, इसको 60% तक जरूर ही करना होगा, तभी एक विश्वसनीयता बढ़ेगा लोगों में 5G का, नहीं तो 5G उतना प्रभावी हो ही नहीं पाएगा। तो ये सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा हार्डवेयर पर मैंने बात किया था कि जो हार्डवेयर है, टावर वगैरह में मशीन वगैरह जो फिट रहता है, आप लोगों ने देखा होगा टावर को जब ऐसे
देखिएगा तो टावर के ऊपर वाला हिस्सा में कुछ मशीन वगैरह रहता है जो हार्डवेयर पार्ट है। हार्डवेयर को हम लोग बाहर से मंगवाने वाले हैं, विदेशी कंपनियों से हार्डवेयर को हम लोग खरीदने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है इरिक्सन कंपनी, तो वहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट है डाटा लीकेज का भी। भारत को 5G के हार्डवेयर क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की काफ़ी ज़रूरत हो जाता है, यानी भारत खुद निर्माण करे 5G से जुड़े हुए हार्डवेयर